नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पिछले कुछ घंटों में गुजरात के सूरत से दो तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर सूरत के उधना स्टेशन से, जिसमें यूपी बिहार का मजदूर स्टेशन पर पुलिस की लाठियां खा रहा था। कई घंटों से भूखा प्यासा धूप में जलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। और दूसरी तस्वीर उसी सूरत से सामने आई, जहां बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर फूलों की बारिश हो रही है। रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और स्पेशल ट्रेन में वीआईपी की तरह बंगाल के प्रवासियों को बिठाकर वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है। आज का सवाल सीधा है, क्या अगर आप मजदूर हैं तो लाठी मिलेगी, और अगर आप वोटर हैं तो क्या स्पेशल ट्रेनें मिलेंगी? क्या इस देश के आम आदमी की औकात सिर्फ एक बटन तक ही सिमट कर रह गई है? अब बात करते हैं उस काले रविवार की। सूरत का उधना स्टेशन, हजारों की भीड़ और तापमान 40 डिग्री के पार। ये वो लोग थे जो आपकी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं। इन लोगों का कहना था कि 15 घंटों से लाइन में खड़े हैं, न पानी का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है। वजह क्या थी? शहर में गैस के दाम बढ़ गए, एलपीजी मिल नहीं रही थी, काम धंधा मंदा पड़ा था, और जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान घर ही भागता है। लेकिन स्टेशन पहुंचते ही क्या मिला? प्लेटफॉर्म पर घुसने की जगह नहीं थी। और जब मजदूरों का सब्र टूटा तो पुलिस ने अपनी लाठियां निकालनी शुरू कर दी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनावों के लिए सूरत से स्पेशल ट्रेन रवाना कराई। इसमें सवार लोग भी प्रवासी थे, कामगार थे, लेकिन पहले वाले मजदूरों और आज के इन लोगों में एक बड़ा फर्क था। इनके हाथ में वोट की ताकत थी। सोचिए, जो पुलिस कल डंडे मार रही थी, आज वो रास्ता साफ करा रही थी। और सबसे बड़ी बात, आज उसी रेलवे ने रातों रात रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन का सिग्नल भी ग्रीन कर दिया। बंगाल के इन प्रवासियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया और नारों का शोर भी देखने को मिला। क्या यूपी और बिहार के मजदूरों का कसूर ये था कि उनके यहाँ भी चुनाव नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रति थी जो उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगा? अगर बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेन चल सकती है तो फिर बिहार के उन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती, जो मजदूर सूरत के अंदर परेशान थे? न खाने को मिल रहा था, न नौकरी हो पा रही थी, और ये तक कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि अब नहीं आएंगे साहब। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं है, ये हमारे सिस्टम की मानसिकता है। मिडिल ईस्ट में देखिए, तनाव हुआ, तेल की कीमतें बढ़ी, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मंदी की चपेट में आ गई, मजदूर परेशान हुए। लेकिन नेताजी क्या कर रहे हैं? वो इस परेशानी को हल करने के बजाय ये देख रहे हैं कि इस भीड़ को वोट में कैसे बदला जाए। मजदूर जब पलायन करता है तो वो सिस्टम से हार जाता है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज सूरत की इन दोनों तस्वीरों ने देश का आईना साफ कर दिया। ये रिपोर्ट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो इंसान को सिर्फ एक नंबर समझती है। याद रखिएगा, जो हाथ आज फैक्ट्रियां छोड़कर स्टेशन पर लाठियां खा रहे हैं, वही हाथ कल ईवीएम का बटन भी दबाएंगे। सरकार और रेलवे को ये समझना होगा कि बस बड़ी बड़ी बातें कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता, और मीडिया के अंदर ये चलवा देने से कि भैया गर्मियों की छुट्टियां हैं, इस वजह से मजदूर पलायन कर रहे हैं, बशर्ते इसके कि जो असली मुद्दे हैं जिस कारण से गुजरात की सूरत के अंदर मजदूर जो थे वो पलायन करने को मजबूर हुए, ये परेशानी बताने के बजाय आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, इस वजह से ये मजदूर पलायन कर रहे हैं। देखिए, मजदूर इस देश की रीढ़ है, कोई बोझ नहीं है। उसे ट्रेन की टिकट के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। आप देखिए कि मजदूरों का जो हाल हमने देखा वो तो देखा है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिए मणिपुर, जहां महीनों से हालात शांत होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर लगातार हिंसा हो रही है, तनाव है, उग्रवादी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और अब सरकार क्या कह रही है कि अब यहाँ पर सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स को और मजबूत तरीके से लगाया जाएगा। मतलब असली खतरा है, असली तनाव है, और ये कई लंबे समय से चल रहा है। लेकिन वहां पर सरकार क्या कह रही है? अभी इस चीज पर हम विचार कर रहे हैं। और सोचिए, अभी फोर्स बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन आप बंगाल देखिए, जहां पर
चुनाव सर पर है तो वहां पर क्या किया जा रहा है? सीआरपीएफ के काफिले उतारे जा रहे हैं। वहां कोई युद्ध नहीं चल रहा, वहां सिर्फ चुनाव हो रहे हैं। फिर भी वहां पर सेना की सबसे तगड़ी इकाइयों में से एक सीआरपीएफ उतारी जा रही है, जैसे किसी दुश्मन देश पर चढ़ाई करनी हो। अब वहीं आप देखिए, जहां ये सब तमाशा तो चल ही रहा है कि स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो सूरत से बंगाल के लिए चलाई जा रही हैं। बीजेपी का झंडा लेके लोग उन मजदूरों को रवाना कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ के काफिले उतर रहे हैं बंगाल की धरती पर। वहीं दूसरी ओर आप बंगाल की राजनीति देखिए, बंगाल की या कहूं की धार्मिक राजनीति। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि बंगाल की राजनीति के अंदर मछली पकड़ कर बीजेपी के कई नेता जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से नवरात्र के अंदर हाथों में मछली पकड़कर बीजेपी के नेता जो थे वो घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर आप देखिए अनुराग ठाकुर का ये नया वीडियो। इस नए वीडियो के अंदर अनुराग ठाकुर खा रहे हैं मछली और इस पूरे वीडियो पर बवाल मचा हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीति में धर्म क्या वाकई आस्था का विषय है या सिर्फ सुविधाओं का खेल है? याद कीजिए कुछ महीने पहले का वो शो जब तेजस्वी यादव की मछली वाली वीडियो आई थी, तब पूरी बीजेपी ने आसमान सर पर उठा लिया था और कहा गया कि हिंदू भावनाओं का अपमान हो रहा है, सावन की पवित्रता भंग हो रही है। राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन बनाया तो उसे मुगलई मानसिकता बता दिया गया। लेकिन आज वही मापदंड कहां गए? आज अनुराग ठाकुर जी उसी मजे से मछली का आनंद ले रहे हैं और वो भी कथित तौर पर मंगलवार के दिन, जिस दिन करोड़ों हिंदू घरों में चूल्हे पर मांस मछली तो क्या प्याज लहसुन तक नहीं चढ़ता है। अब इसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर को घेरा जा रहा है कि मंगलवार वाले दिन तो कई हिंदू घरों के अंदर मछली वगैरह तो दूर की बात है। लेकिन हैरानी की बात आप ये देखिए कि यूपी, बिहार या दिल्ली में जो चीज पाप बन जाती है वही चीज बंगाल और उड़ीसा पहुंचते ही संस्कृति कैसी हो गई? क्या धर्म की परिभाषा राज्यों की सीमाओं या चुनावी तारीखों के हिसाब से बदलती है? देखिए, बंगाल में मछली खाना रस्म है, ये उनके रीति रिवाजों का एक बड़ा हिस्सा है और ये सच है। लेकिन अगर बीजेपी से वहां जायज मानती है तो फिर दूसरे राज्यों के नेताओं की थाली में झांकना और उन्हें अधर्मी घोषित करना क्या बीजेपी का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां वोट चाहिए? और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अब इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अनुराग ठाकुर के लिए मंगलवार का व्रत मायने नहीं रखता, या फिर ये मान लिया जाए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अब धर्म को भी वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। ये बहस सिर्फ खाने पीने की नहीं है, ये बहस इस बात की है कि कैसे हमारे त्योहारों, हमारे विश्वासों और हमारी परंपराओं को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब विपक्ष खाए तो वो सनातन विरोधी और जब आपके अपने नेता खाए तो वो लोकल संस्कृति का सम्मान हो जाता है। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे थे मछली खाते हुए, सुनिए जरा। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर, कोई प्रतिबंध नहीं है। दे आर फ्री टू ईट, दे आर फ्री टू स्पीक एंड दे आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन दे वांट टू। लेकिन ममता बनर्जी जी के पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। वो घुसपैठ रोक नहीं पाई, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, रोजगार दे नहीं पाई, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई और अब झूठ और भ्रम फैला रही हैं। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। जो खाए उसको ममता जी कह रही है कि सारा नाटक ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि 15 साल में वो तो किसी गरीब की दुकान पे गई नहीं। उनको तो व्यापारियों को, कट मनी वालों को, पॉन्जी स्कीम वालों को, इन सबको ही संरक्षण देना था। आम जनता से उनका क्या लेना? आम जनता पर ममता बनर्जी ने कर्जा बढ़ाकर 22,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया है, 3 गुना से ज्यादा कर दिया। बंगाल की जनता कह रही है इससे मुक्ति मिलेगी तो बंगाल बचेगा, कमल खिलेगा तो सोनार बंगला बनेगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आज की राजनीति का ये असली सच है कि धर्म भी चुनाव देखकर
नेताओं के जहन में आता है। आज की राजनीति का असली और कड़वा चेहरा भी यही है। यहाँ थाली देखकर ये तय किया जाता है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं। ये दोहरा चरित्र जनता को अब समझ लेना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए कि अगर तेजस्वी का बिहार के अंदर मछली खाना गलत था, तो अनुराग ठाकुर की मछली सही कैसे हो गई? या फिर क्या ये मान लिया जाए कि सत्ता की कुर्सी के सामने सारे नियम, सारे व्रत और सारी परंपराएं फीकी पड़ जाती हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न परंपराओं वाला देश है, जहां हर क्षेत्र में की अपनी परंपराएं हैं, अपनी आस्थाएं हैं। लोग उसी हिसाब से उन लोगों का खान पान है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दूसरों की परंपराओं पर उंगली उठाएंगे, तो ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। बहरहाल, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।